जय श्री राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत वंशानुक्रम और वातावरण की, जो रीट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जिसको लेकर के बहुत से बच्चे अनेकों प्रकार के यहाँ से जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या किसको हम मनोविज्ञान के अनुसार वातावरण में माने और किसको वातावरण में नहीं माना जाए। अर्थात इसी को लेकर के हम आज बात करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण की। अर्थात हम कह सकते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वंशानुक्रम को लेकर के। क्या है वंशानुक्रम? इसमें हम ये इस प्रकार समझ सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण हमें हमारे पूर्वजों से, माता पिता के माध्यम से जो प्राप्त होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं शारीरिक संगठन होता है। शारीरिक संगठन के अंतर्गत उसमें जो जीन्स आदि होते हैं, जो वाहक होते हैं, हमारे पूर्वजों के गुणों का संतान तक पहुंचाने में जो कार्य करते हैं, ऐसे इनको लेकर के अपन यदि बात करें तो वंशानुक्रम सबसे पहले या हम कह सकते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिक यदि हम कहें इसको तो एक प्रकार से जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स क्या है ये, क्या है, इसके बारे में बात करें तो माता पिता जो शारीरिक गुणों तथा संगठनों के जीन्स के द्वारा जिनका अध्ययन किया जाता है या संचरण किया जाता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। और इसका 1900 के लगभग ज़्यादा जोर शोर से प्रचार रहा था, प्रारंभ किया गया था 1900 को, इसको प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो हम इसी को लेकर के बात करेंगे यहाँ, जिसको लेकर के सबसे पहली परिभाषा के रूप में डिफाइन किया है डॉक्टर, हम बात करें जेम्स ड्रेवर की, जेम्स ड्रेवर महोदय की, तो इन्होंने कहा था कि माता पिता, क्या कहा था इन्होंने, माता पिता अपनी शारीरिक गुण एवं मानसिक गुणों को संतान में, मानसिक गुणों को, अच्छा, मानसिक गुणों का प्रभाव, मानसिक गुणों का प्रभाव संतान में दिखाई देना ही वंशानुक्रम है। तो जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि माता पिता अपने शारीरिक गुण एवं मानसिक गुणों का प्रभाव, या माता पिता के शारीरिक गुण एवं मानसिक गुणों का प्रभाव संतान में दिखाई देना ही क्या है, वंशानुक्रम है। तो दूसरी जो डिफाइन किया है वंशानुक्रम को, वो है आपके डॉक्टर पीटरसन। पीटरसन महोदय क्या कहते हैं, इन्होंने कहा था माता पिता अपने पूर्वजों के गुणों को संतान में, या पूर्वजों के गुणों का प्रभाव करना, गुणों का प्रभाव संतान में दिखाई देना ही वंशानुक्रम है।
पीटरसन महोदय कहते हैं पीटरसन महोदय कहते हैं कि माता पिता अपने पूर्वजों के गुणों का प्रभाव संतान में दिखाई देना ही वंशानुक्रम है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माता पिता के जो पूर्वज हैं, माता पिता के भी माता पिता जो होते हैं, उनके गुणों को उनकी संतान में, उनका प्रभाव संतान में दिखाई देना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। अर्थात एक प्रकार से हम ऐसे समझ सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का आगे संचरण करना ही वंशानुक्रम है। आगे अपन बात करें तो इसको लेकर के हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा यानी बालक या बालिका का जन्म जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल का ही परिणाम होता है। जबकि मानव का प्रत्येक व्यवहार वातावरण और वंशानुक्रम या आनुवंशिकता की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स या आनुवंशिकी होता क्या है? तो वो आपको बताया कि माता पिता के द्वारा जो उनके सारे गुण हैं, मानसिक गुण हैं, उनका संगठन जीन्स के माध्यम से जो संतान तक पहुंचता है, उसको अपन विज्ञान की संज्ञा दें तो उसको आनुवंशिकी कहा जाएगा। ठीक है, और आनुवंशिकता यानी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का आगे की ओर बढ़ना, संचरण होना ही क्या है? आनुवंशिकता है। जिसको लेकर के सबसे पहले डिफाइन करने वाले हमारे डॉक्टर जेम्स ट्रेवर हैं। इनकी परिभाषा क्या है? माता पिता के सारे गुण एवं मानसिक गुणों का प्रभाव संतान में दिखाई देना ही वंशानुक्रम कहलाता है। जबकि डॉक्टर पीटरसन महोदय कहते हैं कि माता पिता अपने पूर्वजों के गुणों का प्रभाव संतान में दिखाई देना ही वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे डिफाइंड अनेकों विद्वानों ने दी हैं, लेकिन आपको तो वो देखने से सिर्फ रीड के प्रॉपर रूप में काम आ सकें। इसके बाद हम बात करें वंशानुक्रम को लेकर के कि इसका एक सिद्धांत के रूप में यदि अपन बात करें, यहाँ इसका होता है एक मूल आनुवंशिकी सिद्धांत। मूल आनुवंशिकी सिद्धांत बेसिक जेनेटिक्स प्रिंसिपल के विषय में बात करें क्या है, तो इसकी क्रियाविधि क्या है इसको अच्छे से समझेंगे कि जब पिता और माता ध्यान समझना है कि पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु जो आपस में मिलते हैं तो ऐसी क्रिया से क्या होता है? कंसीव होता है, यानी गर्भधारण होता है। क्या होता है? गर्भधारण। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पिता के स्टेटीज से शुक्राणु और माता की ओवरी से अंडाणु ओवम और शुक्राणु को हम स्पर्म कहते हैं। तो पिता के शुक्राणु यानी स्पर्म स्टेटीज से निकलने के पश्चात और माता के ओवरी से अंडाणु ओवम निकलने के पश्चात जब ये मिलते हैं तो वहाँ पर कंसीव होता है, यानी माता गर्भधारण करती है। अर्थात तो पिता के कितने शुक्राणु? तो हम यहाँ कहेंगे पिता के 23 शुक्राणु और माता के कितने शुक्राणु? 23 शुक्राणु। अर्थात 23 शुक्राणु पिता के और 23 अंडाणु माता के, दोनों की संख्या में यदि संख्या पूछी जाए तो वहाँ पर संख्या तो होगी, संख्या के रूप में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46, या हम ये कह सकते हैं 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स गर्भधारण के समय बच्चे में होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि पिता को हम यहाँ कहें पितृकोश, क्या कह सकते हैं इसको, पितृकोश, और इसको कहेंगे मातृकोश। पितृकोश और मातृकोश, इनको हम यहाँ कहें तो पितृकोश से स्टेटिज के द्वारा शुक्राणु संख्या में 23 और मातृकोश से ओवरी के माध्यम से अंडाणु 23। इस प्रकार से जो संतान होती है वो एक संयुक्त कोशीय है। क्या है? संयुक्त कोशीय जीव है। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? 46, अर्थात जोड़े कितने होते हैं? 23। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है। तो हम इस बात को यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसको पहले ध्यान समझना, बशर्ते इसके आधार पर मैं बात करें यहाँ कि मानव की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में, मानव की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन बात की जाए किसकी? जनन कोशिका की, जनन कोशिका की, तो जनन कोशिका में 46 ना होकर क्रोमोसोम्स की संख्या 23 होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मानव की प्रत्येक कोशिका में या कोशिका के केंद्रक में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जनन कोशिका के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 23। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि पितृकोश से 23 होते हैं और मातृकोश से भी 23 होते हैं। इस प्रकार से जो संतति होती है उसमें कुल क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, या ये कहें 23 जोड़े होते हैं। अब इन 23 जोड़े में से 22 जोड़े माता और पिता के समान होते हैं। माता पिता के 22 जोड़े क्रोमोसोम्स समान होते हैं। उनको हम इसको थोड़ा मिटा के रब करते हैं, आगे देखें। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स माता पिता में समान होते हैं। 23 जोड़े क्रोमोसोम्स में से 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स माता पिता दोनों में ही समान होते हैं, और जो समान होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स। यानी 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स जो माता पिता में समान होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। और बच्चे का जो लिंग निर्धारण करता है, ध्यान देना, यहाँ लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? लिंग निर्धारण जिसको हम कहते हैं, ये हमारा 23वां क्रोमोसोम्स होता है। 23वां क्रोमोसोम्स होता है जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। इसके द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है माता में समान तथा पिता में भिन्न होता है, क्योंकि
माता में सिर्फ X और पिता में X तथा Y क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स माता पिता में समान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स। और लिंग निर्धारण करने वाला जो होता है वो होता है हमारा 23वां जोड़ा। क्रोमोसोम्स का जो जोड़ा होता है इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी सेक्स क्रोमोसोम्स में भी माता में समान जो 22 की भांति XX तथा पिता में यहाँ भिन्न होता है, क्योंकि इसमें X और Y होता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि इसमें भी जो भिन्न है, पिता में जो 2 क्रोमोसोम से भिन्न है X और Y 23वें के अंदर, इसमें हम इसको 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो होता है X और दूसरा है Y। तो X जो होता है ये लंबा होता है और Y जो होता है ये नाटा या छोटा होता है। तो इसको हम लंबे क्रोमोसोम्स को पितृ के इसको X के विदित करेंगे और नाटा या छोटा जो क्रोमोसोम्स होता है उसको Y के द्वारा इंगित करेंगे। ठीक है, अब हम इन चीज़ों को यहाँ समझ चुके हैं। तो इनमें थोड़ा समझना ये है क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं। मातृकोश और पितृकोश दोनों को मिलाकर के जोड़ा बनता है। तो यहाँ जोड़े में जब होंगे तो जोड़े में जो समानता होती है, तो इसको चीज़ को अच्छे समझ लें पहले। देखिए इसमें क्या है कि कभी कभी पूछ लेता है, जैसे नंबर 1 की मैं बात करूं, जैसे पूछ लेता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है। पूछा जा सकता है होमोलोगस जीन्स क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि होमोजाइगोस क्या है। हम बात करें, यहाँ पूछा जा सकता है हेट्रोजाइगोस क्या है। आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कैरियो टाइपिंग प्रविधि क्या है या विधि क्या है। तो यहाँ इनसे आपको अच्छे समझना है। वंशानुक्रम के अंतर्गत होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो जो जोड़ा समान होता है, यानी समान क्रोमोसोम्स के जोड़े में, उसको तो कहते हैं हम यहाँ पर, यानी जिनमें समानता होती है, समरूप होते हैं, उनको तो बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और प्रत्येक क्रोमोसोम्स के निर्धारित स्थान पर जीन्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम्स के अंदर सैकड़ों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। और ये जीन्स जो होते हैं, ये जीन्स जो हैं, इनके अंदर हमारे पूर्वज, माता पिता आदि के सारे संगठन, मानसिक जो भी गुण हैं वो सब जीन्सों के अंदर होते हैं। और प्रत्येक क्रोमोसोम्स के अंदर सैकड़ों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो समान क्रोमोसोम्स के जोड़े को तो कहेंगे अपन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और समान गुण वाले, और या समान हम ये कहें कि समान गुण वाले जो जीन्स होते हैं उनको कहते हैं होमोलोगस जीन्स। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर होमोजाइगोस क्या है। होमोजाइगोस, तो होमोजाइगोस हम ये कह सकते हैं कि जिन बालक या बालिकाओं में समान गुण के जीन्स पाए जाते हैं, उन बालक या बालिकाओं को होमोजाइगोस कहा जाता है, जबकि जीन्स को होमोलोगस जीन्स कहा जाता है।
समान गुण वाले जीन्स को कहेंगे होमोलोगस, और ऐसे बालक या बालिका को कहेंगे होमोजाइगोअस। यानी जिन बालक बालिकाओं में समान गुण पाए जाते हैं उनको होमोजाइगोअस कहा जाएगा, और जिनमें ये गुण अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हेट्रोजाइगोअस कहा जाता है। हेट्रोजाइगोअस कहा जाता है। अब बात करें यहाँ पर कि कैरियोटाइपिंग प्रविधि क्या है। कैरियोटाइपिंग प्रविधि क्या है, तो इसको ध्यान से समझना। कैरियोटाइपिंग प्रविधि होती क्या है कि देखिए, एक चीज़ आती है, पहले अपन बात करते हैं कि सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम अर्थात एक प्रकार का ये विकार है। ये विकार चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार से व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसी को हम यहाँ सिंड्रोम कहते हैं। तो सिंड्रोम अर्थात जो हमारे गुणसूत्र या क्रोमोजोम्स वगैरह जो होते हैं, यानी सामान्य संख्या में तो ये 46 होते हैं। हमारे क्रोमोजोम्स कितने होते हैं? 46, क्योंकि जीव एक संयुक्त कोशीय जीव होता है और उसमें सामान्य संख्या होती है 46 अर्थात 23 जोड़ा। अब सामान्य से कम या अधिक क्रोमोजोम्स का होना ही क्या कहलाता है? सिंड्रोम। एक प्रकार का विकार है। क्या है? विकृति है, चाहे वो मानसिक हो सकती है या वो शारीरिक भी हो सकती है। जैसे हम कहें यहाँ, क्योंकि सामान्य क्रोमोजोम्स की बात करते हैं तो सामान्य क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। अब इन 46 से XX या XY, या हम कहें इसके अलावा X या Y, यदि XX है तो सामान्य, XY है तब भी वो सामान्य है। अब इनके अलावा यदि किसी में X की वृद्धि हो या X की कमी हो, या Y की वृद्धि हो या Y की कमी हो, तो ऐसे कमी या अधिक वृद्धि को हम यहाँ पर सिंड्रोम के नाम से जानेंगे, जिनमें हम बात करें। जैसे देखिए, अनेकों प्रकार की असमानता यहाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें जो हमारे काम की हैं तो वहाँ सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे XXY, तो यहाँ XXY आपको लग रहा है XX में होता है माता में, जबकि यहाँ Y प्लस वृद्धि हो रही है, तो यहाँ हम कह सकते हैं इसमें Y की वृद्धि होने पर, यानी इसमें व्यक्ति क्या है कि पुरुष जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तविक रूप से उसमें पुरुष जैसे गुण नहीं होते हैं। देखने में कैसा लगेगा? पुरुष जैसा लगेगा। इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर्स। क्लाइनफेल्टर्स, इसको क्लाइनफेल्टर्स कहते हैं। यानी देखने में तो ये प्रतीत होगा पुरुष जैसा, लेकिन इसमें पुरुष वाले गुण नहीं होते हैं। ठीक है। एक होता है, जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे XYY, तो XY किस में होता है? पुरुष में होता है। यहाँ Y की वृद्धि हो रही है। किसकी वृद्धि हो रही है? Y की। अब यहाँ Y की वृद्धि हो रही है तो इसमें हम कह रहे हैं Y की अधिकता होने पर इसमें क्या होता है कि व्यक्ति क्रिमिनल बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिमिनल। एक प्रकार का अपराधी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति यहाँ पर ये बनता है Y की अधिकता होने के कारण। अब तीसरा होता है, बात करें यहाँ पर, जिसमें कह सकते हैं X और यहाँ 0 है, अर्थात यहाँ पर X की एक कमी है, ऋणात्मक है, अर्थात ये 45 है। क्योंकि 22 जोड़ा तो समान होते हैं तो उनको ऑटोजोम्स कह रहे थे, तो वो 44 हो गए। 22 44 और एक 45, अर्थात सामान्य से एक कम हो गया, तो ये 45 गुणसूत्र हो गए। इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। ये हमेशा किस में पाया जाता है? तो महिलाओं में, लड़कियों में पाया जाता है। ठीक है। इसको टर्नर सिंड्रोम कहेंगे, अर्थात एक प्रकार से इसमें देखने महिला तो होती हैं लेकिन में महिलाओं वाले गुण अर्थात नहीं होते हैं, अर्थात इनको एक प्रकार से बांझ की संज्ञा दी जाती है। बांझ औरत कहा जाता है, संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। और जहाँ Y की अधिकता दिख रही है आपको, वहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर पुरुष क्या है? क्रिमिनल बन जाता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है। और यहाँ XX और Y, तो यहाँ हम बात करें कि लेडीज है, लेकिन उसमें होता क्या है कि पुरुष जैसा दिखाई देता है, लेकिन पुरुष वाले उसमें गुण नहीं होते हैं, अप्रजाई टाइप का होता है, स्टराइल होता है। तो अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि इसको अपन कह सकते हैं, जैसे कि इसमें कितने हो गए? तो 45 गुणसूत्र हो गए। कितने हो गए? 45 गुणसूत्र हो गए। तो 45 गुणसूत्र को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? ये हमेशा महिलाओं में होता है, लड़कियों में होता है, महिलाओं में। जबकि
सामान्य से अधिक की बात करें तो 47, तो उसको जो बोलते हैं हम उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। ये हमेशा किस में होता है? तो ये पुरुषों में होता है, पुरुषों में। डाउन सिंड्रोम किस में? पुरुषों में। सामान्य से अधिक होना, एक अधिक होना, और सामान्य से कम होना टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। तो इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या है कि जो क्रोमोजोम्स समान हैं, जिनमें समरूपता होती है, तो उन जोड़ों को हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम्स, ठीक है। और होमोलोगस जीन्स क्या है कि प्रत्येक, मैंने कहा कि प्रत्येक क्रोमोजोम्स के अंदर सैकड़ों की संख्या में जीन्स होते हैं, और जीन्स ही हमारे माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के गुणों को, मानसिक या शारीरिक संगठन को संतान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने का कार्य कौन करते हैं? जीन्स। अब हम जीन्स की बात करें, यदि हम जीन्स की बात करें, जीन्स क्या है? तो जीन्स में 2 प्रकार के अणु होते हैं। क्या होता है? जीन्स में 2 प्रकार के अणु बताए थे कुछ विशेषज्ञों ने, जिसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर डीएनए और आरएनए। जीन्स की बात करें तो जीन्स जो है 2 प्रकार के बताए थे, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए को कहा जाता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए होता क्या है? ये हमारे माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो शारीरिक संगठन, मानसिक शक्ति या मानसिक संरचना जो भी है ना, तो सारे के मानसिक गुणों को संतान तक लाने का कार्य कौन करते हैं? डीएनए। तो इसमें क्या होता है? हमारे पूर्वजों के, माता पिता आदि के, उनके संगठन, शारीरिक संगठन, मानसिक संगठन आदि की विशेषताएं इसमें संचित होती हैं। जबकि आरएनए का कार्य क्या होता है कि डीएनए के द्वारा संचित की गई सूचनाओं को, संदेशों को आगे प्रेषित करना, उनको ढोने का कार्य कौन करते हैं? आरएनए करते हैं। यानी डीएनए जो अपने पूर्वजों से अपनी विशेषताओं को लेके रखा है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य, अर्थात हम ये कहें कि उनको ढोने का, संदेशों को वाहक जो होता है वो आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। अब हम जीन्स की यदि प्रबलता की बात करें कि प्रबल या डोमिनेंट और रिसीव से जो होते हैं, अप्रबल जीन्स क्या है और प्रबल जीन्स क्या होते हैं। जीन्स की यहाँ बात कर रहे थे, यानी एक तो बात करें हम प्रबल की, प्रबल जीन्स, और एक होता है अप्रबल जीन। प्रबल जीन्स और अप्रबल जीन्स। यानी प्रबल जीन्स की बात करें तो प्रबल जीन्स क्या है कि ये अप्रबल जीन्स यानी डोमिनेंट, और रिसीव। डोमिनेंट प्रबल जीन्स यानी अप्रबल जीन के साथ होने पर भी अपनी विशेषताओं को अधिक दिखाता है। यानी कि ये जीन्स संतान में जो गुण अधिक दिखाई देते हैं, प्रभावी होते हैं, उन्हीं को प्रबल जीन्स कहा जाता है, ठीक है। जबकि प्रबल जीन्स का ध्यान रखना है कि वे गुण जो संतान में अपनी प्रबलता को अधिक दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो प्रबल जीन्स होते हैं। और ये अप्रबल जीन्स के गुण आदि को मूल रूप से पूर्णतः समाप्त नहीं करते हैं। यही कारण है कि अप्रबल जीन्स आगे की पीढ़ी या उससे अगली पीढ़ी में जब कभी अप्रबल जीन के साथ योग होगा तो वहाँ पर अप्रबल जीन्स के प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। जैसे हम बात करें प्रबल जीन्स की, अप्रबल जीन्स के बारे में, तो समझें कि मान के चलिए माता और पिता, इन दोनों में से मान के चलें दोनों हकलाने वाले हैं, दोनों हकलाने वाले हैं। माता भी हक लाती है और पिता भी हक लाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों के गुण कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो इनसे उत्पन्न संतान भी निश्चित रूप से क्या करेगी?
हक लाएगी। संतान भी क्या करेगी? निश्चित रूप से हक लाएगी। ठीक है। और यदि हम ये कहें समरूप हो गए, समान हो गए, यदि इनमें अलग अलग हों, एक माता मान के चलें हक लाती है, पिता यहाँ सामान्य तरीके से बातचीत कर लेता है, सामान्य रूप से बातचीत करने में सक्षम है, तो इनमें से कौन सा जीन प्रभावी या प्रबल होगा? तो ध्यान रखें, यहाँ सामान्य रूप से बातचीत करने का ढंग प्रभावी होगा हकलाने के तरीके पर। ठीक है। तो इसमें सामान्य रूप से बातचीत करने को प्रबल कहा जाएगा, और हकला रहा है यहाँ पर, तो इसको हम बात करें कि इसको ये अप्रभावी हो जाएगा तो अप्रबल जीन कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं समझने के लिए। तो जब एक हकलाने वाला एक सामान्य वाला हो, तो सामान्य वाला हकलाने वाले पर अधिक प्रभावी होता है। ठीक है। तो इसलिए हम जीन्स के बारे में यहाँ तक ही बात कर पाएंगे, और क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लंबा है, इसके बारे और भी बात करना है कि वंशानुक्रम के नियम क्या होते हैं, क्या इसके सिद्धांत होते हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बार पूछा जा रहा है, तो मैं आपसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें, लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आदि को, और ऐप अपना कौटिल्य कोचिंग सलूम्बर के नाम से प्ले स्टोर से भी आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक से अधिक यदि आप इसको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर पाओगे चैनल को, तो हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव आ सकते हैं। ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सिर्फ लवानिया कौटिल्य कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।